गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आज जो लेक्चर हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था हमने। ठीक है, याद कीजिए क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दिया था कि एक हेमिस्फीयर दिया था। ठीक है, हेमिस्फीयर दिया था ऐसा, ये ले लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे मान लेते ओ पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताना था। ठीक है, इसका मास m था, देख लीजिए इसका मास m था और रेडियस r था। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्वेश्चन था फाइंड E एट द सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन था E एट O इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन था। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक्चुअल में क्या है कि ये होलोस्फीयर है। याद कीजिए, यहां पे मैं लिख देता ये होलो हेमिस्फीयर है। यहां पे ये क्या है, होलो हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो इसके सेंटर पे बताना है, मास m है और रेडियस r दिया हुआ। तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये बनता कैसे है, छोटे छोटे, देखो यहां पे रिंग है, रिंग के मिलने से क्या बनता है, रिंग के मिलने से एक देखा, एक रिंग, ठीक है, एक छोटा सा रिंग, उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग करते करते ये बनता है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, ध्यान से अगर देखिए यहां पे अगर ये थिकनेस पे, ये देखो एलिमेंट हम ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे ऐसे दिखा देता हूं, इस एलिमेंट को ऐसे दिखाते हैं, ये। ठीक है, इस एलिमेंट को हमने कट किया। ठीक है, और ये एक्चुअल में ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये आर रेडियस है। ठीक है, ये थीटा एंगल है और थीटा एंगल पे ये डी थीटा है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, यहां पे लिख देता हूं डी थीटा है। ये एंगल कितना है, डी थीटा। तो अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से ये थिकनेस, ये हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। ये आर इंटू डी थीटा हो गया, मतलब इसका थिकनेस, यहां पे अगर बात करो तो थिकनेस इसका क्या है, थिकनेस, थिकनेस क्या है, आर इंटू डी थीटा। ठीक है, इसका थिकनेस। अगर इसको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, ले हमने ओपन कर दिया। ठीक है, इसका थिकनेस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये सवाल है, ये डिस्टेंस। अब ये आर है, तो यहां से अगर बात करोगे, ध्यान से समझना, इसी डायग्राम को यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट है आर कॉस थीटा, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर कॉस थीटा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अगर ये देख ले, आर था आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, ये डिस्टेंस क्या हो गया, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा हो गया, और ये हो गया आर कॉस थीटा। तो इसका मतलब अब इसका अगर कोई बोले कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर 2 पाई आर साइन थीटा, 2 पाई आर होता है पेरीमीटर। क्या होता है इसका पेरीमीटर, कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस जो होगा यहां से यहां तक का बात करोगे, क्या होगा देख, 2 पाई आर इंटू डी थीटा, ये डिस्टेंस हो गया। देख ले, ये सरकमफ्रेंस, चारों तरफ की दूरी, चारों तरफ की दूरी कितना आएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और आर की जगह आर साइन थीटा है, आर की जगह आर साइन थीटा रहे, तो यहां पे लिख लेते हैं आर साइन थीटा। और थिकनेस, इसका थिकनेस देख ले, 2 पाई आर साइन थीटा, सॉरी 2 पाई आर साइन थीटा, ये आ गया। अगर इसका एरिया का बात करोगे, ध्यान से समझना, इसका अगर एरिया बात करोगे तो आएगा 2 पाई आर, देख ले, साइन थीटा इंटू
आर डी थीटा, ये एरिया हो गया इसका, एलिमेंट का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ। ये देख एक्चुअल में क्या कट किया, जो 3D में है, ये 3D में कट किया, तो ये डिस्टेंस हो गया आर साइन थीटा। तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये 2 पाई आर होता है, तो आर साइन थीटा। और ये कितना है, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, ये थिकनेस है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये एरिया हो गया। अब ये चूंकि एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट है एरिया में, तो इसका मास कैसे निकालेंगे। मास देखिए यहाँ पे निकाल रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डीएम, टोटल मास ऑलरेडी पहले क्लास में बता चुके। टोटल मास कितना है m अपॉन टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। देख ले, हेमिस्फेयर का अगर कोई बोले कि भाई हेमिस्फेयर का ये एरिया कितना होता है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है। हेमिस्फेयर का ये एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल 4, देखो स्फेयर का पूरा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और बीच से कट कर दोगे तो ये वाला एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। अब यहां से 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कट कर लेंगे, तो यहां पे डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिए, एम अपॉन एम इंटू, देख ले एम 2 पाई कट हो गया, एम इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हमारा क्या हो गया, डीएम मास आ गया, इसका मास निकल गया। अब प्रॉब्लम तो बड़ा आसान हो गया कि रिंग है, ये रिंग है, और रिंग के चूंकि एक्सिस पे कैसे निकालते हैं हम लोग, ध्यान देना। रिंग के एक्सिस पे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे अगर बात करो कि डी इक्वल टू क्या होगा, देख जी इंटू डी एम इंटू आर कॉस थीटा अपॉन, यहां पे ध्यान देना, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर के पावर 3/2। ये कैसे आएगा भाई, आपको पता है ये आर डिस्टेंस है और ये आर होता है, तो इस पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालते हैं, ई एट पॉइंट पी इक्वल टू, याद है जी कैपिटल एम, मास है एम, इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 3/2। ये हम जानते हैं रिंग का, ठीक है। इसकी वजह से ये लिख लिया, और इसी को इंटीग्रेट करना है, इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है, तो यहां पे डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख डी इक्वल टू क्या होगा जी, ठीक है, इंटू डीएम की जगह लिख देता हूं ये डीएम, देख ले एम साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर के पावर 3/2। देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वजह से यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी जी एम, यहां से आएगा जी एम अपॉन आर क्यू इंटू आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये बारे में बात आ गई, यहां छोटा लिख लेता हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां से आर कट हो गया, ठीक है, डी इक्वल टू क्या आएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़, टू यहाँ पे टू छूट गया है, यहाँ पे 2 आएगा, देख लीजिए, एरिया से डिवाइड है, नहीं ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो जी एम यहां पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। फिर से इतना समझते हैं, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, आ जाएगा इतना, फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर मिटाएंगे ये चीजों को मिटाएंगे। फिर से समझना कि ये डिस्टेंस पे हमने
उस डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे हमने डी थीटा एलिमेंट ले लिया, कितना एलिमेंट ले लिया थीटा एंगल पे डी थीटा, और ये ऐसे कटा हुआ ले लिया, 3D में इमेजिन करो ये रिंग है, ठीक है रिंग, और यहाँ पे इसका कंपोनेंट आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये लगा लिए फार्मूला, ये वजह से जी एम आर का मतलब क्या, ये डिस्क का ये डिस्टेंस होता है आर, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना आर कॉस थीटा, अब यहां से आर कॉस थीटा आर साइन थीटा स्क्वायर के पावर 3/2 कर लिया, और यहां से पता चल गया ये चीजें रख दिया, और मास तो आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं, पहले भी बता चुके हैं मास के लिए कैसे निकालते थे आपको पता है, मास ये टोटल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, तो मास अपॉन ये एरिया इनटू ये एरिया कर लिए, तो m sin थीटा डी थीटा ये वैल्यू पुट कर दिए। अब यहां से इंटीग्रेट कर लेते हैं, मिटाते हैं ये चीजों को। अब यहां पे क्या करेंगे, अब जो वैल्यू है यहां से क्या आ रहा है, डी इक्वल टू क्या आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन ई हो जाएगा, टोटल निकल जाएगा। अब यहां पे सवाल ये है कि जी एम बाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको कैसे लिखे, ऐसे लिख लेते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब 2 से करने से फायदा क्या होगा, यहां से देख लीजिए जी एम बाई 2 आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब एंगल क्या होगा, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिमिट कैसे क्यों रखेंगे ऐसा, यही समझना है। लिमिट यहां पे लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लिमिट के लिए क्या करेंगे, समझना बात को कि ध्यान समझना, अगर लिमिट हमने जो लिया था ऐसा एलिमेंट लिया था, आपको ये बात पता होनी चाहिए, अभी जस्ट लिया था, ठीक है, ये थीटा था एंगल, तो लिमिट कैसे निकाला जाए, ठीक है, तो लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर ये 0 कर दिए तो ये एरिया लेगा इतना, थोड़ा सा बढ़ाया तो ये इतना एरिया ले लेगा, थोड़ा और बढ़ाया इतना एरिया ले लेगा, देख थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये एरिया ले लेगा, थोड़ा थीटा बढ़ाओगे, थीटा 0 है, 0 से 1 करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और करेंगे तो दोनों तरफ का एरिया कवर कर रहा है। मेक इट क्लियर कि ये जो एरिया कर रहा है कवर, यहां पे थोड़ा अगर बढ़ाते हैं, देख थोड़ा बढ़ाया तो ये दोनों तरफ का एरिया कवर कर रहा है, तो जैसे जैसे थीटा यहाँ 0 है तो इतना एरिया, 0 से 1 थोड़ा सा और एरिया, और ये करते 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 यहां तक आएगा तो पूरा एरिया कवर कर ले रहा है, तो थीटा कहां से जाएगा 0 से लेकर 90 तक ही जाएगा, डोंट कंफ्यूज, 3D में इमेजिन करो कि अगर ये यहाँ पे ये पार्ट का एरिया लेगा, उस ऐसे है तो ये पार्ट का थोड़ा सा जैसे बढ़ा 1 डिग्री थोड़ा और आगे करते करते 90 तक जाएगा तो ये पूरा एरिया कवर कर लेगा, तो यहां से 0 to 90 रखेंगे। अब यहां पे ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, लिमिट 0 से 90 तक इसीलिए रख दिया। अब यहां पे क्या आ जाएगा, E इक्वल टू GM बाई 2R स्क्वायर। अब देखो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1/2, तो 1/2 हो जाएगा, देख ले -1 होगा, cos 180 की वैल्यू -1, ठीक है, तो -1/2 माइनस साइन, अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देख ले cos 180 -1 तो -1/2 हो गया, माइनस 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होता है -1/2, तो यहां से आएगा E इक्वल टू क्या आ जाएगा GM बाई 2R स्क्वायर 1 आ गया, तो E एट द सेंटर याद रखना ये आएगा। अब रही बात कि डायरेक्शन, ये इधर होगा, ध्यान रखना E, ये O पॉइंट है तो O पॉइंट पर E O का डायरेक्शन इधर होगा, अगर ऐसा है
ठीक है, तो ये ऐसा होगा E एट O। तो कंफ्यूज नहीं, अगर ऐसा है तो इधर डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड ये होगा GM/2R²। तो लास्ट क्लास में हमने कराया था, उसका आंसर होगा GM/2R²। इधर है तो इधर हो जाएगा E की वैल्यू, नेट इधर लेके जाएगा, इसलिए कि ये देखो ये ऐसे रिंग से बना था, रिंग का डायरेक्शन ये होता था, ठीक है। इसका अगर ऐसे ऐसे रिंग से बना तो ये ऊपर हो जाएगा, अगर ऐसा दे दिए इसका डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, ई का डायरेक्शन सेंटर पे, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक्चुअल में आज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन कर ले, कुछ एक दो क्वेश्चन बड़ा अच्छे हैं। तो क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, ये एक रॉड है, ठीक है, इनफाइनाइट, देख ले यहां पे लिख रहा हूं इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, ठीक है, और इसका लीनियर मास डेंसिटी लेमडा है, ठीक है। यहां पे देख ले लेमडा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है, इनफाइनाइट रॉड है, और यहां पे ठीक है ये कोई डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटीज दे दिए, इसकी वजह से ये घूम रहा है। मतलब ये देख ले इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, इसका लीनियर मास डेंसिटी कितना दिया है, इसका दिया हुआ लेमडा मीटर पर केजी, सॉरी केजी पर मीटर, मास अपॉन केजी पर, मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ लेमडा केजी पर मीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड v फाइंड करना है, ठीक है। अब ये भाई क्यों घूमेगा, सवाल तो ये है, भी स्पीड दोगे तो इसके तरफ सर्कुलर मोशन क्यों होगा, इसके फील्ड के वजह से, ये रॉड के वजह से। एक बात आपको बता दूं, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े होगे, चाहे नहीं भी, अगर 12th के बच्चे होगे तो पढ़े होगे, ठीक है, नहीं तो ये आपको एक कंसेप्ट बता दूं, r डिस्टेंस पे ये बाहर की तरफ प्लस चार्ज रखोगे तो यहां पे E इस पॉइंट पे ये आता है वैल्यू 2k लेमडा अपॉन r, ये बात को याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे। और ये चैप्टर, ये जितने फॉर्मूले फील्ड का मैं करा रहा हूं, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ोगे, बात समझ में आ रहा है क्या, ये जितने फॉर्मूले करा रहा हूं ये हम कहां पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहां पे की होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, इसी तरह यहां भी होगा, इसके वजह से। अब सॉल्यूशन इसका क्या है, सॉल्व कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लेते हैं, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन का तरीका ये है, इनफाइनाइट रॉड है, यहां पे मास m मान लिए, ठीक है, और इसके ये इधर खींचेगा, पहले E इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पे E की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे मान लो ये P पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे E का डायरेक्शन ऐसे होता है, आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे होता है बाहर की ओर, तो अंदर की ओर होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस रखोगे तो ये अट्रैक्ट करता है, तो E एट P क्या होगा बताओ, E एट P होता है, बताओ, यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 2g लेमडा अपॉन r। अगर डेरिवेशन की बात करें तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया गया होगा तो वहां पे कराया गया होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2g लेमडा अपॉन r हो गई। अब यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, ध्यान से समझना, अगर बात करोगे फोर्स का, ठीक है, तो फोर्स क्या लगेगा, ये कभी भी बताया हूं कि किसी पॉइंट पे अगर फील्ड पता है तो फोर्स कैसे निकालते हैं, देख ले, ये फोर्स, और यहां पे इस पे बैठ जाएगा तो mv²/r लगेगा, और ये फोर्स क्या लगेगा, फील्ड इनटू, देख ले, ये फील्ड और इनटू मास, m मास यहां पे रख लिया, m, ये हो गया। अब यहां से आपको पता चल गया कि देख ले EP, यहां से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2g लेमडा बाई, देख ले 2g लेमडा m अपॉन r, तो यहां से देख ले फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये F इक्वल टू mv² बाई r, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी,
2g λm/r इक्वल टू mv²/r। और ये मास और मास क्या हो जाएगा, कट, r और r कट, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2g λ। यहां से क्या निकल गया, वेलोसिटी। एक यहां पे समझने वाली बात ये है कि भाई ये जो वेलोसिटी है जी पे डिपेंड नहीं कर, देख ले यहाँ पे जी पे डिपेंड कर रहे हैं, सॉरी लेमडा पे डिपेंड कर रहा है, इसके रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, कितना दूरी पे रखा है उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिपेंडेंट पूछा जाता है एमसीक्यू में, इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड एम। कितना केजी का मास को रिवॉल्व करा रहे हो, ठीक है, ये घूमता क्यों है, इसके फील्ड के वजह से, इस रॉड के फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और क्या होगा, जैसे यहाँ पे बाहर होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर की ओर होगा। यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2g λ/r, यही कि कोई r से रिप्लेस कर दिए, और इसके फील्ड पता हो गया इस डायरेक्शन में, तो फोर्स भी पता हो गया, देख ले फोर्स 2g λm/r, देख ले 2g λm/r, और ये बराबर हो गए, यहां से वेलोसिटी निकल गया, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r से इंडिपेंडेंट है, माइंडेड, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। वेलोसिटी आ गया 2g λ, लिख लीजिए। हम वेलोसिटी निकाल लिए, चलो अगला क्वेश्चन जो करते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन कर ले, एकदम अप एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, वैसे मेंस एडवांस में तो पूछा है वैसे, ठीक है, नीट के लिए नहीं है, क्लियर बता दूं, लेकिन आप करो, फिजिक्स सीखना है तो आना चाहिए, ठीक है, जेईई मेल के लिए तो काम आएगा ही, ठीक है, और एक क्वेश्चन नीट के लिए स्पेशली बोल दो तो नहीं है, पूछा नहीं जाएगा कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या कर देता हूं कि ये देख, ये है, और ये कैविटी दे देता हूं, ठीक है, और ये, ठीक है, यहां से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को एल दे दिया, ठीक है, एल दे दिया, या ठीक है, सेंटर टू सेंटर एल दे दिया, और ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर हैव डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी रो है, और इस कैविटी में बताना है, क्वेश्चन है फाइंड ई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कैविटी, ठीक है, कैविटी में बताना है। ऑप्शन दे दूं क्या, ए बी सी डी, एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वेक्टर एल दिया हुआ है, एल वेक्टर के फॉर्म में दिया है, ठीक है, ये इसके, ये बड़े वाला का सेंटर है, ठीक है, बड़े वाले का सेंटर है, ये एल दिया हुआ है, तो आपको दे देता हूं ऑप्शन 4/3 पाई रो जी एल वेक्टर माइनस 4/3 पाई रो जी एल वेक्टर, 2/3 पाई रो जी एल वेक्टर, और 2/3 माइनस साइन पाई रो जी एल वेक्टर, ये दे दिया, ये एल वेक्टर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर हैव डेंसिटी रो एंड फाइंड ई इनसाइड कैविटी, कुछ दिया ही नहीं है डेटा, ठीक है, इतना ही दिया हुआ, रो दिया हुआ है और एल दिया हुआ है, ठीक है, इतना ही दिया हुआ, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, मिटा ले ये, इसको मिटा लेते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए 4/3, इसका जो आंसर आएगा देखेंगे अभी क्या आता है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, समझना बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। कैविटी ऐसा मान लिया, ये देखो, अब बताना कि इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, ठीक है, रेडियस। अब इसके समझना, एक कोई अननोन पॉइंट ले लिया, यहां पे ले लिया मैंने, यहां पे ले लिया, ठीक है, ये एल वेक्टर है, ये वेक्टर एल है, ध्यान से समझना, ये वेक्टर क्या है,
एल है, एल वेक्टर है। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एल वेक्टर है, ठीक है। रेडियस r1 r2 मान लिए। अब कोई पी पॉइंट ले लिया, यहां पे हमने पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट अपने मन से ले लिए। अब यहां से यहां को जोड़ो, ये और एक ये जुड़ेगा, ठीक है। अगर ये जुड़ता है, ध्यान समझना, ये जुड़ता है तो ये वेक्टर जो होगा, ध्यान से समझना कि यहां पे जो इस पॉइंट पे फील्ड बताना है, ई एट पॉइंट पी, यही बताना है। कैविटी के अंदर हमने ले लिया, ठीक है, कैविटी है उसके अंदर फील्ड बताना है, पी पॉइंट कोई ले लिया। अब इस पॉइंट के वजह से देख ले, ये पूरा मास के वजह से फील्ड इधर आएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं E1 हो गया, इसके वजह से इधर आएगा, सेंटर की ओर होता है। आपको पता है कि कैविटी हम पढ़ चुके, देखो ये सॉलिड स्फीयर में कोई ये पॉइंट है, यहां पे फील्ड इधर होता है, इस पी पॉइंट पे अंदर होता है सेंटर की ओर, तो सेंटर की ओर ये इसका डायरेक्शन इधर, और ये मान लेते E2 मान लिया, E2 इधर हो गया, ठीक है, और E1 इधर हो गया। और हम क्या कर लेते हैं, ये x वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, और इसको y वेक्टर मान लेते हैं, y डिस्टेंस मान लिया। अब ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, हमने जो डेटा माना है मान लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि टोटल देख ले, E एट O इक्वल टू क्या होगा, E1 ये है टोटल, E1 माइनस E2, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ये टोटल है, ये किसके वजह से है, टोटल है, और ये देख ले, ये टोटल है, और टोटल को फील्ड इसकी वजह से हटा लेते, माइनस कर लेंगे। ये जो कट कर कैविटी है, समझ में आ रहा, तो ये कैविटी का है, कैविटी का है। तो भाई कैसे निकालेंगे, O पॉइंट पे, सॉरी P पॉइंट पे कि यहां पे E1 की वैल्यू क्या होगी, समझना, E1 ये कहां गया, सॉरी E1, ये टोटल कैसे निकालोगे, GM, देख ले टोटल मास, इसका मास M मान लेते हैं, ठीक है, GM अपॉन क्या होता था, R1 का Q इंटू R, यही होता था, GM बाई RQ इंटू R। याद करो यहां पे क्या होता था, इस P पॉइंट पे, E एट P पॉइंट पे क्या होगा, GM बाई RQ इंटू R, ये डिस्टेंस R होता है, ये लिख लिया R, ठीक है। ये देख ले EP पॉइंट पर हम निकाल लिए, और यहां पे R के जगह क्या है, समझना, GM बाई RQ, R के जगह यहां पे क्या है, X, ये देख लिए, समझना बात को, ये इस डायरेक्शन X वेक्टर है, इधर लिया है मैंने X वेक्टर को, ठीक है, X वेक्टर इधर लिया है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, X वेक्टर, ठीक है। इसी तरह यहां पे क्या आ जाएगा, GM, कट मास को ले लेते हैं, स्मॉल MC लिख लेता हूं, कट मास, ये कट मास, ठीक है। अब कट मास अपन यहां पे क्या आ जाएगा, R2Q इंटू X, यहां पे डिस्टेंस कितना है, Y, इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर को Y भी माना है, Y मान लिया। अब ये मास कैसे निकालेंगे, देख, MC इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई R2 क्यूब। ये कैसे निकालोगे, M टोटल मास 4 बाई, देख ले यहां पे M इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब, रख दिए। फिर से समझ, हमने क्या किया, अभी इस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे, ठीक है। तो E1 माइनस C2 पूरा टोटल में से कैविटी का माइनस कर ले रहे हैं, E, ठीक है, और उसके P पॉइंट कैविटी का माइनस कर रहे हैं इस P पॉइंट पे। तो EP इक्वल टू E1 माइनस E2, 1 पे क्या होगा, 1 टोटल है, देख ले यहां पे लिखा हो, अगर बात करेगा ये 1 है, ठीक है। टोटल GM अपॉन RQ इंटू X, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां पे अभी जस्ट बताया कंसेप्ट, ये है, ठीक है। अब यहां के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेंटर से ये Y है, Y GM बाई RQ। अब मास इसका क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, मास रो इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई RQ, सॉलिड स्फीयर है। अब यहां पे क्या आ जाएगा, EP इक्वल टू, ये वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो RQ और RQ कट हो गया, तो क्या बचेगा, देख ले, G बचेगा,
आर क्यू कट होने के बाद यहां पे बच जाएगा 4/3 रो जी, 4/3 रो इसका जी, और आर क्यू कट हो गया, x माइनस वाई बचेगा। देख ले यहां पे रख दिया ये वैल्यू, और ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से देख 4/3 रो, 4/3 रो बचा, ठीक है, और जी इसका, ठीक है, मास रख दिए। अब यहां से क्या होगा देख, x माइनस वाई को कैसे लिखोगे, x माइनस वाई को यहां पे लिख देता हूं, देख ले यहां लिखूं x वेक्टर में, ये x प्लस l, ये l वेक्टर है, x प्लस l इक्वल टू क्या होगा y, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, यहां से देख ले x माइनस वाई इक्वल टू, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस l वेक्टर, ये आ गई। ये वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो, ठीक है, यहां पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e एट पॉइंट p इक्वल टू 4/3 रो जी माइनस l वेक्टर। अब यहां से e एट पॉइंट p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4/3 रो जी l वेक्टर। देख लीजिए कौन सा आंसर है, ठीक है, शायद बी था, ठीक है, तो माइनस 4/3 रो जी एल वेक्टर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी कैविटी में यही होगा फील्ड। समझ में आ रहा क्या, कोई कंफ्यूजन, फिर से ये समझने वाली बात है, कुछ नहीं किया मैंने। अब इस चीज को और देख क्या करते हैं, थोड़ा डिस्कशन और कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे अगर कैविटी आ गई, क्योंकि ये एल वेक्टर है, एल वेक्टर है, इसका अपोजिट है, मतलब हर जगह कहीं भी लोगे तो ऐसा फील्ड आएगा, कहीं भी लोगे तो ऐसा फील्ड आएगा, कहीं भी लोगे तो ऐसा फील्ड आएगा, हर पॉइंट पे, ठीक है, हर पॉइंट पे कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। देख ले इसका मैग्नीट्यूड यही होगा, ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। मतलब इसकी मास क्या है, देख ले इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा R1 R2 पे, इसके रेडियस इसके मास को इस पे डिपेंड नहीं कर, इसके डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे ही डिपेंड कर रहा है, ओनली डिपेंड अपॉन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप डेटा याद कर सकते हैं, JEE एडवांस के लिए काम आएगा और जेई मेन के लिए काम आएगा, नीट के लिए बात नहीं है, काम आएगा, इनमें पूछा ही नहीं जाएगा। तो माइनस 4/3 रो जी एल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यूनिफॉर्म होगा हर जगह, किसी भी पॉइंट पे ले, किसी भी पॉइंट पे ले, किसी भी पॉइंट पे ले, सब जगह क्या होगा, माइनस 4/3 रो जी एल, यही आएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे। हेडिंग है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है समझते हैं। जैसे ये अर्थ है, अर्थ है, एक छोटा ऑब्जेक्ट यहां पे रख लिया, इस m मास है, तो यहां पे फोर्स क्या लगेगा, mg, और यही फोर्स से अर्थ, अगर इसका मास me समझ लिया, तो यही फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करता है, mg से अट्रैक्ट करता है, आपको पता है। तो ये फोर्स क्या है, F देख ले, एक्चुअली भी क्या है, mg इक्वल टू क्या होगा, g m इंटू me अपॉन, ये अगर डिस्टेंस में r कह दूं, r दे दिया, और यहां पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर, और मास कट, यहां से g की वैल्यू क्या आ गई, g me अपॉन r स्क्वायर। अच्छा ये तो जाना पहचाना लग रहा है, कहां पढ़े थे, ध्यान से याद कर, कि ध्यान से समझना, ये सॉलिड स्फीयर है, इसके r डिस्टेंस पे ये इधर फील्ड अगर निकालना था तो याद कर E की वैल्यू क्या आती थी, m है मास, r रेडियस है, याद है, gm अपॉन r स्क्वायर, ये आता था, ये वही चीज है, ये अर्थ हो गया, इसके लिए फील्ड क्या हो गया, मतलब फील्ड जो होता है, यहां पे लिख रहा हूं, देख ले, E इक्वल टू जी, देख ले, फॉर अर्थ,
अर्थ के लिए E इक्वल टू जी होता है, याद रखना। अर्थ के लिए क्या होता है? E इक्वल टू जी होता है। E क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोल ले, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और जी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दोनों एक ही बातें होती है, ठीक है, अर्थ के लिए, ठीक है। अब यहां पे जी इक्वल टू एट सरफेस पे क्या होगा? एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, ध्यान देना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या पुट कर ले? आर के जगह क्या हो जाएगा? आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, पुट कर दे यहां पे, सरफेस की जगह आर ई रेडियस है, ये अगर रेडियस इसका आर ई है तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये सरफेस ऑफ अर्थ पे बातें होंगी, ठीक है, लिख लीजिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टार्ट कर दिए। रात के बज रहे हैं 10:30, ठीक है, लेक्चर चालू है, काम है अपना लेक्चर लेना। तो बहुत ज्यादा एक्सेस गर्मी है, तो ध्यान देना कि एट सरफेस ऑफ अर्थ क्या क्या बातें याद रखना है। एट सरफेस ऑफ अर्थ पहला तो बातें ये हो गई, जी इक्वल टू क्या हो गया? जी एम ई अपॉन आर ई, मास ऑफ अर्थ है, ये है सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब एक बात ध्यान देना, ये सरफेस है, मास एम ई और आर ई, ये अर्थ के बारे में बात हो रही है, अर्थ है, ठीक है। तो यहां पे ये देखें, इसका जी का डायरेक्शन इधर होगा, यहां पे सेंटर की ओर, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर, ये जी का डायरेक्शन, सब जगह जी का डायरेक्शन सेंटर की ओर होगा, ठीक है, खींचता है, ठीक है। और पढ़े है कि क्यों, कि कोई भी पॉइंट मास है, ये बाहर भी है तो इसका अंदर डायरेक्शन होता है, इस पे भी है तो अंदर ही होता है जी का डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई के बारे में पढ़ा था, वैसा ही कहानी है। अब यहां पे क्या होगा? मास की जगह क्या लिख दे? जी रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन आर ई, और जी की जगह क्या लिखेगा? जी रो, वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर ई क्यूब अपॉन आर ई। यहां से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3 पाई रो जी आर ई। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला, पहला नंबर ये ध्यान रखना है, दूसरा नंबर ये बातें रखनी है ध्यान। जी इक्वल टू जी एम बाई आर ई हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या पता चला? जब मास देख ले, यहां पे मास कांस्टेंट रहेगा तो जी इज 1/r, देख ले, जी इज 1/r ई, और यहां पे जी इज 1/r ई, रेडियस ऑफ अर्थ। व्हेन, यहां पे लिख रहा हूं, रो कांस्टेंट रहेगा तो, और यहां पे क्या कांस्टेंट रहेगा? तो देख ले, रो कांस्टेंट रहेगा तो ये, यहां पे मास कांस्टेंट रहेगा तो, मास कांस्टेंट रहा तो ये हो जाएगा। कभी इनवर्सली भी होता है, कभी डायरेक्टली भी होता है, तो डोंट कंफ्यूज, ठीक है। अगर एट सरफेस ऑफ अर्थ पे तीसरा बात ये ध्यान रख सकते हो, ये सब वैल्यू अगर पुट करते हो, अर्थ के सरफेस पे क्या होता है? मास ऑफ अर्थ क्या होता है? 6 into 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है। ये अगर यहाँ पे पुट कर दोगे जी और आर ई, ठीक है, और एम ई, ठीक है, सारा वैल्यू पुट करोगे तो जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रॉक्स में कभी कभी 10 भी लिया जाता है, और 1 मीटर में 3.2 फीट होता है, तो ये 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर ये भी होता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो, तीसरा पॉइंट, ठीक है। ये कहां पर बात हो रही है? एट सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में। तीन बातें ध्यान रखना है, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है, तीन बातें क्या रखना है? पहला चीज, जी इक्वल टू क्या होगा? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और जी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर, ठीक है, और यहाँ पे रो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, आर ई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये मास कांस्टेंट है, तो जी जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी,
मिस्टेक हो गया। जी इक्वल टू क्या हो गया, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर आएगा, और एम ई क्या है, कॉन्स्टेंट, मास ऑफ अर्थ कॉन्स्टेंट रहे, तो जी इज 1 बाई आर ई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 4/3 पाई रो जी आर ई। कोई कंफ्यूजन? अब इस पे सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल ये है, क्वेश्चन फाइंड द रेशियो ऑफ acceleration due to gravity at surface of two planet having radius r1 and r2। ठीक है, तो पहला है if mass is constant, सेकेंड है if density is constant। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि मास अगर कांस्टेंट है तो कैसे करेंगे, और डेंसिटी कांस्टेंट है तो कैसे करेंगे। तो मास अगर कांस्टेंट है, आपको पता है सर G इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, आपने सिखाया है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से मास अगर कांस्टेंट है तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1 बाई आर ई का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर हो गया इनडायरेक्टली। कहने का मतलब मास जब कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा G1 बाई G2 इक्वल टू क्या लिखोगे, देख ले R2 बाई R1, R2 बाई R1 का स्क्वायर। यहां की वजह से जब मास कांस्टेंट है, पहला बात हो गई, मास कांस्टेंट है। सेकेंड में है कि मास, एक और फॉर्मूला आता था, मास की जगह रो इंटू वी करते थे, तो 4/3 पाई रो जी आर, ये भी आता था। ये कब होता है कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई या आर, तो यहाँ पे कब ये आएगा सेकेंड, तो G1 बाई G2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देख ले R1 अपॉन R2 आ जाएगा। G1 बाई G2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा G1 बाई G2 इक्वल टू R1 बाई R2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा G1 बाई G2 इक्वल टू R2 बाई R1 का स्क्वायर। मतलब मास कांस्टेंट है तो ये, और ये कांस्टेंट है तो ये रिलेशन यूज करेंगे। समझ में आया? अब सवाल करते हैं छोटा, बिना सवाल का तो कोई मतलब नहीं बनता। सवाल ये है, ये ले लेते हैं अर्थ, ठीक है, अर्थ ले लिए और क्या कर देते हैं, इसका रेडियस रो ले लिए और रेडियस ऑफ अर्थ ये ले लिया, डेंसिटी और ये ले लिया, अर्थ है, और इस एक प्लेनेट हो गया, ये प्लेनेट हो गया, और रो को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और रेडियस को हाफ कर दिया, रेडियस ऑफ अर्थ को हाफ कर दिया। एक प्लेनेट है, ये देखिए अर्थ है, ये प्लेनेट है, और किसी ऑब्जेक्ट का यहां पर वेट दिखा रहा है 30 न्यूटन, तो यहां पर उसका वेट क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दे देता हूं A, B, C, D। ऑप्शन दे देता हूं 30 न्यूटन, 60 न्यूटन, 240 न्यूटन, 180 न्यूटन। तो भाई पहला तरीका ये है, लोग क्या करेंगे, देखो बड़ा आसान मैं सॉल्व करूंगा, बट आपका एक कन्वेंशनल तरीका होता है। ये मान लेते हैं फर्स्ट और ये मान लेते हैं सेकेंड। सर वेट इक्वल टू तो हमने पढ़ा था mg होता है, मास तो चेंज होता नहीं है, मतलब W1 इक्वल टू क्या होगा mg1, W2 इक्वल टू क्या होगा mg2। इसका मतलब W2 अपॉन W1 इक्वल टू क्या होगा G2 बाई G1। सर G कैसे निकालेंगे, अभी तो हम पढ़ा था G, ठीक है, और मास कांस्टेंट दे दिया है, सबका मास कांस्टेंट है, m कांस्टेंट दे दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे 4/3 पाई
रो जी R2, यहां पे आएगा 4/3 पाई रो जी R1। अब यहां पे देख 4/3 पाई 4/3 पाई कट, डेंसिटी चेंज हो रहा है तो यहां पे 2 लिख ले, यहां पे 1 लिख ले। रेडियस भी चेंज हो रहा है, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब यहां से क्या बचा, रो 2 इंटू R2 अपॉन रो 1 इंटू R1। सर रो टू की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स रो। R2 की वैल्यू क्या है, RE/2 अपॉन रो 1 की वैल्यू क्या है, रो इंटू RE। कट होगा, 2 और 2 कट, 1 आ गया। W2 1 क्या है वेट भाई 30, इक्वल टू क्या आ गया, 2 और 2 कट हो गया, 1 आ गया, 30 न्यूटन। आंसर खत्म। लेकिन मैं बताऊं, मैं तो इतना नहीं करने वाला हूं, ठीक है, मैं इतना नहीं करूंगा कि कैसे सॉल्व करना, इतना लॉन्ग स्टेप नहीं करूंगा, ये कन्वेंशनल तरीका है। मैं करूंगा बड़ा आसान से एक लाइन में सॉल्व करना सीखूंगा कि सर W इक्वल टू mg होता है, मास तो कांस्टेंट चीज होती है, जो अगर जी जितना टाइम्स होगा उतना टाइम्स वेट हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे कि समझना बात को, G इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई रो जी आर ई, 4/3 पाई रो जी आर ई। रो कितना टाइम्स हो रहा है, रो देख 2 टाइम्स, देख ले यहां पे लिख रहा हूं 2 टाइम्स। रेडियस कितना हो रहा है भाई, आधा, 1/2 टाइम्स, मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 2 और 2 कट, 1 टाइम्स। मतलब जी एक गुना बढ़ जाएगा, 1 टाइम्स हो जाएगा, मतलब जी 1 टाइम्स हो जाएगा। मतलब जो वेट 30 था 30 ही रहेगा, 30 का वेट भी 1 टाइम्स हो जाएगा। देख ले जी 1 टाइम्स, इसका मतलब वेट भी 1 टाइम्स, 30 न्यूटन हो जाएगा। आंसर इज फर्स्ट। ये बड़ा आसान तरीका। आपसे ऐसे क्वेश्चन बोल ले कि सर इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, इसको 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स कर देता है, यहाँ पे 2 टाइम्स और इसको 3, रेडियस को 3 आर कर देता, 3 और 2 6 टाइम हो जाता, मतलब वेट क्या हो जाता, 180 हो जाता। तो ऐसे करो, बड़ा अच्छा तरीका है, समझ में आया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको आंख बंद करके ऐसे ही करना चाहिए, रो को क्या कर दो 2 टाइम्स कर लो, ठीक है, और इसको 3 टाइम्स कर दो, 3 6 टाइम हो जाएगा। इसको 4 कर दिया, इसको 1/2 कर दिया, तो 4 इंटू 1/2 2 टाइम्स, मतलब ये 60 दिखाएगा, ठीक है। ऐसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को। चलो हमारा काम है बताना, हम तो बताते रहेंगे भाई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब क्या कर देते हैं, मास अर्थ मास को डबल कर देते हैं, रो को हटा देते हैं, रो को कांस्टेंट कर दिया, एम ई है 2 एम कर देते हैं इसका मास, और रेडियस को आर ई है RE/2 कर दिया। ले अब क्या होगा, यही क्वेश्चन सेम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या होगा, ऐसा कर दिया, रेडियस को आधा कर दिया, मास को डबल कर दिया, फिर क्या होगा, वही कहानी सर, G इक्वल टू GME अपॉन RE², आपने सिखाया है, ठीक है। मतलब मास कितना टाइम्स हो रहा है, देख 2 टाइम्स, यहां लिख रहा हूं 2 टाइम्स, आर कितना टाइम्स हो रहा है, आधा हो रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 टाइम्स, तो 2 इंटू 1/4 8 टाइम्स ऊपर जाएगा, तो मतलब जी कितना टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स। मतलब वेट कितना टाइम्स हो जाएगा, वेट 8 टाइम्स हो जाएगा, 30 इंटू 8 240। सॉरी, वेट 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 इंटू 30 240 न्यूटन। आप कन्वेंशनल तरीका वैसे भी कर सकते, लेकिन मैं तो ऐसे ही करता हूं, ये 2 टाइम्स है, 1/2 का स्क्वायर, ये हाफ है, हाफ का स्क्वायर 4, 8 टाइम्स हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये तरीके हो गए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स
4 टाइम्स है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन प्लेनेट। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ प्लेनेट इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, एक मिनट, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन प्लेनेट if second pendulum, SECOND, second pendulum is on earth। सेकेंड पेंडुलम कहां पर है? अर्थ पे है, ठीक है। और गिवन है रो डेंसिटी ऑफ अर्थ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, ये गिवन है। ऑप्शन दे दूं? कुछ दिया नहीं है। ए बी सी डी, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1/2 सेकेंड। सबसे पहली बात देख ले, ऑन, हाँ, ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, ऑन अर्थ पे बात हो रही है। अर्थ पे T इक्वल टू क्या होता है? 2π√L/G। सेकेंड पेंडुलम है, कौन सा है? सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम का मतलब क्या होता है पता है? ये 1 हो जाए, सॉरी 2 हो जाए, टाइम पीरियड क्या हो जाए? 2 हो जाए, उसको बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम। जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 हो उसको बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम। ये दिया हुआ है, गिवन है। अब बताओ, यही प्लेनेट पे बताना है, यही टाइम पीरियड कहां पे बताना है? प्लेनेट पे। तो प्लेनेट पे बताना है तो T इक्वल टू क्या होगा प्लेनेट पे? 2π√L/G। अब ये प्लेनेट पे G निकालना है। अब सवाल ये है कि प्लेनेट पे कैसे निकालोगे? देख ले प्लेनेट पे क्या होगा। G इक्वल टू होता क्या है? GM, एक और फॉर्मूला होता है 4/3π(ρ)G(r), रेडियस ऑफ अर्थ। ध्यान से समझना, 4/3π(ρ)G(r), ये सब कांस्टेंट है। रो कांस्टेंट दिया, क्वेश्चन में बोला कांस्टेंट है। आर केवल चेंज हो रहा है। आर कितना टाइम्स हो रहा है? आर कितना टाइम्स हो रहा है? डायमीटर ऑफ प्लेनेट इज 4 टाइम्स, मतलब डायमीटर मतलब रेडियस ही, रेडियस 4 टाइम्स करो या डायमीटर 4 टाइम्स करो, तो मतलब ये 4 टाइम्स हो रहा है। ध्यान से समझना, ये है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब जी जो होगा प्लेनेट पे, ये भी हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी जी की वैल्यू। मतलब प्लेनेट पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 2π√L/4 टाइम्स ऑफ जी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये बातें आ गई। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? TP इक्वल टू 2π, ठीक है, यहां से 4 1/2 आ जाएगा और यहां से 2π√L/G आ जाएगा। और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो TP इक्वल टू 1/2 इंटू 1, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? ध्यान से समझना कि ऑन अर्थ, अर्थ पे सेकेंड पेंडुलम है। सेकेंड पेंडुलम का मतलब होता है टाइम पीरियड क्या हो? 1 हो, सॉरी 2 हो, रख दिया 2। अब ये प्लेनेट पे बात हो रही है, T इक्वल टू 2π/L/G, और G इक्वल टू ये होता है पर रेडियस 4 टाइम्स करोगे तो प्लेनेट पे कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। G की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, G की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी। देख ले कितना स्मार्ट अप्रोच की है। तो 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये बाहर आ जाएगा 1/2 ये टर्म, और इसकी वैल्यू 2 दिया हुआ है, देख 2πL/G की जगह 2 पुट कर दिए, तो यहां से क्या आ गया? 1। टाइम पीरियड प्लेनेट पे क्या हो जाएगा? पेंडुलम का 1 सेकेंड होगा। कोई कंफ्यूजन? लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले एक मेथड 1 करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग से।
बेसिक से जी इक्वल टू क्या पढ़े, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये रेडियस कह रहा है कि कितना परसेंट बढ़ गया, 1% श्रिंक कर गया, कम हो गया। कम होने का मतलब क्या होता है, ऐसे आर इक्वल टू आर ई माइनस आर ई का 1/100। अब यहाँ से रेडियस की वैल्यू हो गई 100 माइनस 99 आर ई अपॉन 100, मतलब रेडियस की वैल्यू 0.99 आर ई हो गया। 1% घटे। अगर कहता 1% बढ़ गया तो यहाँ पे प्लस कर देते, आर ई प्लस आर ई का 1/100। ठीक है, अब यहाँ से जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम देख ले, जी एम ई मास कांस्टेंट रखा है तो 0.99 आर ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, ये लिखने के बाद जी डैश इक्वल टू, यहाँ से ध्यान देना, जी एम ई की जगह क्या लिख सकते हो, जी इंटू आर ई स्क्वायर, जी इंटू आर ई स्क्वायर पुट कर दिए। अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 0.99 का स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर, ये और एक कट, यहाँ से जी अपॉन 0.99 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये देखो एक्चुअल में क्या है कि कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, अगर सही में बात करोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो आप एक्चुअल में अगर देखो दिखाता हूं कि लिखिए, अब यहां से ये और ये माइनस करना है, समझिए कितना टफ हो जाएगा, इसको इससे माइनस करना है, जी से, जी और जी डैश को जो वैल्यू है एक्चुअल में अगर करोगे तो ये और ये माइनस करना है, तो यहां से टफ होगा, एक तो प्रोसेस वो है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जी इंटू 0.99 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे जी इंटू 1 माइनस 0.01 का स्क्वायर, माइनस जाएगा, ये ऊपर गया तो ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, बाइनोमियल लगा लेते हैं, बाइनोमियल में ये मल्टीप्लाई हो जाता है। एक्चुअल में क्या है कि ये छोटा क्वांटिटी है, तो यहाँ पे 1 प्लस 0.1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.01, देख लीजिए ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस 0.02, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1.02 इंटू जी, जी डैश की वैल्यू इतनी आएगी। इसका मतलब कितना, अब ये देखो कितना बढ़ गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, इतना लिख लो। अब ये परसेंटेज में भाई निकालना है, जी डैश माइनस जी अपॉन जी इंटू 100। ठीक है, अब यहां से जी डैश कितना है, देख 1.02 जी माइनस जी अपॉन जी इंटू 100, यहां से वैल्यू हो जाएगी 0.2, जी कट हो गया इंटू 100, 0.02, तो आंसर क्या हो जाएगा 2%। आंसर क्या आ गया 2%। अब सवाल है ये इंक्रीज किया या डिक्रीज, देख बाद में बढ़ गया तो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। वैसे भी लॉजिक देख, जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसको हमने कम किया, देख ले कम करेंगे, इसको रेडियस को श्रिंक किया, कम किया, तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो 2% से इंक्रीज ही करेगा। इंक्रीज क्या करेगा 2%। एक तरीका ये था, इससे इतना कौन करने जाए भाई। मेथड 2 सबसे आसान तरीका, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, यहां से पता चल गया ये होता है। और एक चीज जहां याद है, एरर मेजरमेंट में पढ़े थे, याद है ये चीजें पढ़े थे। लेकिन एक बात बता दो कि एरर मेजरमेंट में जो हमने एरर एनालिसिस किया था, उस चीज पे ध्यान रखना, परसेंटेज 1%, 2% वो तभी वैलिड होता है, ये चीजें हर जगह के लिए नहीं। तो ये कितना परसेंट से कर रहा है, 1% से, तो डेल्टा जी बाई जी कितना हो जाएगा 2%, आंसर खत्म। दूसरा में वैसे भी ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज कैसे, ये कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ज्यादा, इसीलिए ये इंक्रीज करेगा। परसेंटेज हमने निकाल लिया, इंक्रीज या डिक्रीज चेक कर लिया, आर की वैल्यू ज्यादा, आर की वैल्यू क्या होगा ज्यादा, श्रिंक कर रहा है तो कम, श्रिंक कर रहा है 1% कम हो रहा है, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए इंक्रीज करें। मेथड 2 बड़ा सा, लेकिन याद रखना इस फॉर्मूले को यूज तब करना जब परसेंटेज बहुत छोटा दिया हो, वेरी लेस,
1%, 2%, 0.1%, 2%, 3%। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहला तरीका ये है, मेथड 1 दिमाग में आ रहा होगा, सर G इक्वल टू GME/RE²। सर ने सिखाया है मास क्या है, कांस्टेंट। RE इज डिक्रीज बाय 10% कीपिंग द मास कांस्टेंट। ठीक है, तो सर डेल्टा G/G इक्वल टू आपने सिखाया है 2 डेल्टा RE/RE। ये कितना परसेंट है, 10%। 10 दूनी 20%। तो 20% से ये वैल्यू कम हो रही है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो गलत, ये गलत अप्रोच है। गलत अप्रोच क्यों है, क्योंकि देख लेना, ये जो वैल्यू यूज करते हैं ये एरर एनालिसिस में तब यूज करते हैं जब ये बहुत छोटा हो, 1%, 2%, 3%। ऐसा नहीं कि 20%, 10%, 15%, 100% के लिए यूज करेंगे। ये अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, उसका डेरिवेशन अगर करोगे, ठीक है, तो उसमें पता चलता है कि अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये गलत सॉल्यूशन है, तो ये नहीं हो पाएगा। फिर भाई राइट क्या है, इस क्वेश्चन का राइट सॉल्यूशन क्या है। मेथड 2 राइट सॉल्यूशन ये है कि सर G इक्वल टू GME/RE² है, मास कांस्टेंट है। रेडियस कैसे निकालते हैं, 10% बढ़ गया, RE प्लस RE का 10/100, खत्म। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110/10 RE। R इक्वल टू क्या हो गया, 1.1 RE। ये हो गया। अब यहां से G डैश जो बढ़ गया, कम होने के बाद ये G की वैल्यू बढ़ गई, GME/1.1 RE का स्क्वायर। और यहां से G डैश की वैल्यू क्या हो गई, GME/1.21 RE का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस करो। ये बढ़ गया चूंकि नीचे की वैल्यू कम हो गई, सॉरी RE इज डिक्रीज बाय 10%, तो माइनस होगा ना भाई, 10 माइनस R 9 हो जाएगा। 0.9 RE यहां भी हो जाएगा 0.9 RE। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 0.81 RE। अब इन दोनों को माइनस कर लो, देख ले, G माइनस क्या करेगा, G डैश माइनस G इक्वल टू क्या होगा, दोनों को माइनस करेगा तो GME/RE²। ठीक है, ये करोगा तो यहां पे क्या आएगा, 1/0.81 माइनस 1। ठीक है, नीचे की वैल्यू कम कर दिया तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा है। तो यहां पे माइनस होगा तो क्या होगा, 1 माइनस 0.8। देख ले यहां पे क्या होगा, यहां पे इधर जाएगा 1 माइनस 0.8 तो 0.19। ठीक है, 19 आएगा, GME/RE² इंटू यहां पे 1 माइनस आएगा 0.19/0.81। ठीक है, अब यहां से डेल्टा G की वैल्यू क्या आ गई, एक्चुअल में अगर डेल्टा G की वैल्यू क्या आ गई, एक तरह से ये G ही है, G इंटू 91/81 ये आ गई। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो डेल्टा यहां से देख ले, डेल्टा G/G इक्वल टू क्या होगा, 19/81। ठीक है, अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 19/81 इंटू 100। तो यहां से चेक कर सकते हो, मान लो 80 अगर पकड़ लिए, इसको 20 पकड़े, 20 चौक 100, 25 के आसपास 23% आ जाएगा। ठीक है, 23.4% दिखाई दे रहा है, ये सॉरी नहीं दिखाई दे रहा तो यहां पे लिख दे रहा हूं। जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 23.4%। ये है बेसिक तरीका, समझ में आया क्या, कोई कंफ्यूजन। अब देखो एक बात बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर के लिए। ऐसे बोल दो, क्वेश्चन एक बोल दो कि रो को 10% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ को
20% इंक्रीज कर दिया तो कहेगा कि फाइंड चेंज इन जी, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन जी। तो एक तो तरीका ये है कि सर हम बेसिक से करेंगे, जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई सॉरी एक फॉर्मूला 4/3 पाई रो जी आर, इस वाले से क्या कर दूं, ये पहला इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 4/3 पाई रो कितना परसेंट हो गया, तो 1.1 हो गया, ठीक है, और आर ई कितना हो गया 1.20, और फिर क्या करेंगे जी डैश माइनस जी निकाल लेंगे, ठीक है, और यहां से डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लेंगे, खत्म। ये एक तरीका है मेथड 1 जो कि आप जानते हो, आप कर सकते हो, अभी जस्ट सिखाया, माइनस कर लो निकाल लो। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका दे देता हूं, कभी भी दूसरा तरीका ये है कि कभी भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो, जैसे मान लो बोल दो f इक्वल टू एक्स इंटू वाई या m इंटू एन है, m इंटू एन है, तो याद रखना कि परसेंटेज इंक्रीज इन f, देख ले, परसेंटेज इंक्रीज इन f इक्वल टू, याद रखना m प्लस एम एन अपॉन 100, ये परसेंटेज में है, सब परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, परसेंटेज है, यूज करना, कोई क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो तरीका ये सिखा दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है, परसेंटेज में है, देख ले, जी इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई रो जी आर। अब रो और आर के बारे में, मतलब जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो टू आर, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गया, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हुआ कभी भी यूज कर ले जी डैश, जो मतलब जो बट मतलब चेंज इन जी इक्वल टू डायरेक्ट निकाल ले, यहां से m प्लस n, पहला कितना है 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, खत्म, 20 और 10 30 और 2 32% इंक्रीज, प्लस आया मतलब 32% इंक्रीज, खत्म। तो इसका आंसर होगा 32% से इंक्रीज करेगा, देख ले 10 इंक्रीज 20 इंक्रीज 10 इंटू 2, यहां से 2 20 10 30 32% से इंक्रीज करेगा। इसी क्वेश्चन में माइनस कर दे, यहां पे मान लो ऐसे कर दूं कि इसको 20% से डिक्रीज कर देता हूं, फिर क्या होगा फर्क, वही बात होगी कि 20% से इंक्रीज कर रहा हूं तो पहले बढ़ा रहे हो तो प्लस में, घटा रहे हो तो माइनस। अब यहां से प्लस, देख ले फॉर्मूला क्या है, देख ले, बढ़ा रहे हो तो प्लस 10%, घटा रहे हो तो -20, ठीक है, और यहां पे प्लस m कितना होगा 10 और वो कितना होगा n -20 अपॉन 100, माइनस में रहेगा 10 - 20, यहां पे हो जाएगा ये कट, यहां पे हो जाएगा -2। अब यहां से देख ले क्या होगा, 20 और 2 22 माइनस 10 -12%, मतलब डेल्टा जी में 12% डिक्रीज हो गया, खत्म, हर जगह काम आएगा, ठीक है। कभी भी दो अगर है, ध्यान देना कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, यूज करना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो देख ले 10% इंक्रीज किया तो इंक्रीज, दूसरा माइनस, डिक्रीज है तो माइनस, 10 इंक्रीज था, दूसरा माइनस, मल्टीप्लाई में तो ये माइनस आ जाएगा, तो 22 हो जाएगा, 22 - 10 -12, माइनस का मतलब डिक्रीज, प्लस आता तो इंक्रीज। एक ऐसे बोल लो, ऐसे बोल देता हूं अगला क्वेश्चन कि ध्यान दे, रो को 10% 50% इंक्रीज और आर को रो को 10% डिक्रीज, फिर क्या होगा, देख 50 प्लस, देख पहला 50, दूसरा क्या है -10, डिक्रीज है तो माइनस, अब यहां पे क्या आएगा +50 इंटू -10 अपॉन 100, खत्म, डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आएगा, 50 - 10 40, देख ले 40 माइनस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है -5 35%,
क्या है, प्लस में आया तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है कर ले, देख ले, कोई कंफ्यूजन नहीं। 50 डिक्रीज कर रहा है तो माइनस, और ये डाटा माइनस आएगा तो माइनस आएगा तो 5 माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 10 40 माइनस 30 35% से प्लस आया तो इंक्रीज कर गया। ऐसे एक क्वेश्चन दे दूं, आप लोग क्या करते हैं बड़ा गलती करते हो। ऐसे मैं बोलूं क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, ऐसे दे दो 1/2 mv², वेलोसिटी को कितना परसेंट से इंक्रीज कर दे, 20% इंक्रीज कर दिया, तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, v इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2 इंटू एम इंटू वी इंटू वी, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, 20% ये भी बढ़ रहा है, 20% ये भी बढ़ रहा है, 20 इंटू 20/100, यहां से कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 और 2 4, 44% से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये टेक्निक भी यूज करते हैं, समझ में आया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये दे देते हैं मास को 10% डिक्रीज कर दिए और आर को 20% इंक्रीज कर दिए, ठीक है, रेडियस को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जी कितना टाइम्स हो जाएगा, जी डैश बिकम हाउ मच टाइम, कितना गुना हो जाएगा। तो भाई देख ले, जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। मास को कितना परसेंट से बढ़ा रहे हो, मास को 10% से बढ़ा रहे हो। मास को क्या कर दे रहे हो, 10% बनाने का मतलब क्या, देख ले, 10% बनाने का मतलब क्या हो जाएगा 1.10, इतना टाइम्स, 10% बढ़ाने का मतलब इतना टाइम्स कर रहे हो, 1.1 टाइम्स। और रेडियस को कितना कर रहे हो, 20% इंक्रीज कर रहे हो। 20% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया 1.20, इतना का स्क्वायर, इतना टाइम्स। मतलब क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी, देख ले, ऊपर 1.1 आ गया, नीचे आ जाएगा 1.2। देख ले, एक मिनट, डिक्रीज कर रहे हैं ना, डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा 0.9, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 0.9। देख ले, शॉर्ट में सोल्व करने के बता रहा हूं, 1.2 इंटू 1.2, ये तो कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कट होगा 9 अपॉन दिस इंटू 12 इंटू 10। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, जी इक्वल टू, कट कर ले, यहाँ से 3 और ये 4, 3 हो गया और ये 4 हो गया और 3 हो गया और ये क्या हो गया 4 हो गया, 4 चौक 16, 10/16 मतलब 5/8 टाइम्स, खत्म। समझ में आ रहा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही है कि मास 10% से घट रहा था, रेडियस 20% इंक्रीज कर रहा था, तो जी बिकम हाउ मच टाइम, कितना टाइम्स होगा। देख ले, इतना टाइम्स हो गया, 10% घट गया तो इतना टाइम्स, एक का 10% घटाओगे तो इतना टाइम मास हो जाएगा। और रेडियस कितना टाइम्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो 1.2 टाइम्स, अभी जस्ट बताए थे, और यहां से निकाल लिया कि कितना टाइम्स हो रहा है, बस खत्म। समझ में आ रहा है क्या। और इसमें परसेंटेज निकालना रहता तो फिर आपको बेसिक से यहां से करके सॉल्व कर लेते। समझ में, ओके। अब क्या करेंगे, हेडिंग दे देता हूं कि कल जो हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी, देख लो, कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है। पहला ड्यू टू हाइट, ठीक है, ड्यू टू डेप्थ, और थर्ड ड्यू टू रोटेशन, और फोर्थ ड्यू टू शेप। ये हम पढ़ने वाले हैं और इस पे एकदम नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी आसान भी है, ठीक है। अभी हमने एट द सरफेस ऑफ, सरफेस पे जी की वैल्यू पढ़ा, उसके ऊपर और नीचे की बात नहीं किया मैंने, ठीक है। तो उससे ऊपर अर्थ के सरफेस जाने पे जी की वैल्यू घटती है बढ़ती है, उसका वेरिएशन पूरा पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ जी के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू, ठीक है।